Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start unit number 7 of geography, named as Ocean and its Configuration. समुंदर और उसकी तरतीब. अब यहाँ पर हम ओशंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इसमें एक ही टॉपिक हमने पढ़ना है, मूवमेंट ऑफ ओशंस. सबसे पहले हम ओशन के बारे में डिस्कस करेंगे. द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द वाटर on Earth's surface is known as ocean. 99% of all water in the earth is in oceans. तो ओशन जो है सबसे बड़ी लार्जेस्ट बॉडी है, यानी कि सबसे ज़्यादा पानी ओशन में पाया जाता है 99%. ठीक है. और इसके बाद दुनिया में जितना भी पानी है 99% ओशन में पाया जाता है. नेक्स्ट हम 5 ओशंस को डिस्कस करेंगे. हमारे इस दुनिया में 5 ओशन पाए जाते हैं इस अर्थ पे. तो उनमें है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और एंटार्क्टिक ओशन. इसको हम साउदर्न ओशन भी कहते हैं और आर्कटिक ओशन. तो इनके जो नाम है, आप ये टर्म पैसा, PAISA, इससे भी याद सकते. P से पैसिफिक, ठीक है, A से अटलांटिक, I से इंडियन और S से साउदर्न ओशन, देन A से फिर आर्कटिक ओशन. ठीक है. अब हम इन 5 ओशंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो पैसिफिक ओशन को डिटेल से पढ़ते हैं. पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड. पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है. इट्स एरिया अबाउट 166 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. जो पैसिफिक ओशन है इसका एरिया है 166 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इट्स एवरेज डेप्थ इज़ अबाउट 4,280 meters. Pacific Ocean is located between 4 continents, Asia and Australia in the west, North and South America in the east. It is largely the tropical ocean. So oceans की जब आप स्टडी करेंगे तो हमें इसकी डेप्थ का पता होना चाहिए, वो कितनी है, इसका एरिया कितना है जिसने कवर किया हुआ, और ये कहाँ लोकेट करता है. तो ये 4 कंटिनेंट्स के इर्द गिर्द लोकेट करता है पैसिफिक ओशन. नेक्स्ट ओशन डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट है अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड. इट्स एरिया अबाउट 82 मिलियन स्क्वेयर्स and average depth is about 3,400 meters. It is also the most important and busiest trade route of the world. Atlantic Ocean is also located between 4 continents, North and South America in the west, Europe and Africa in the east. तो ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है. ये ट्रेड रूट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसका एरिया और इसकी डेप्थ आपको याद होनी चाहिए, और ये कहाँ लोकेट करते हैं ये चीज़ भी. Now we are discussing Indian Ocean. It is the third largest ocean of the world. Its area is about 73 million square kilometers and its average depth is 3,900 meters. It is located between Africa in the west, Asia on the north, Australia in the east and Antarctic Ocean in the south. The Indian Ocean is home to several unique types of animals including sea turtles, sharks and whales. So students, इंडियन ओशन में एनिमल्स पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक वैरायटी, जिसमें इंक्लूड है शार्क्स एंड वेल्स, सी टर्टल्स, और ये भी 4 कंटिनेंट्स के दरमियान पाया जाता है. एंटार्क्टिक ओशन की बात कर लेते हैं, जिसे साउदर्न ओशन भी कहते हैं. इट इज़ द 4th लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. इट इज़ लोकेटेड अक्रॉस द अंटार्कटिक circle and extend up to Antarctica continent. It covers an area of about 22 million square meter and with average depth of the about 3,200 meters. Extreme cold water occur in this ocean. अच्छा भाई, इस ओशन में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पाया जाता है, और इसका जो एरिया और डेप्थ है वो भी डिस्कस कर ली गई है. आगे आर्कटिक ओशन की बात करते हैं. तो आर्कटिक ओशन इज सिचुएटेड अराउंड द नॉर्थ पोल. It has an area about 15 kilometer with average depth of about 1200 meters and its surface area is frozen. ये भी फ्रोज़न है, ठीक है, ये ओशन. सो स्टूडेंट्स, ये ओशन कोल्ड है, ठीक है, और नॉर्थ पोल के अराउंड सिचुएटेड है, यानी कि पाया जाता है, और 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है. बात कर लेते हैं परसेंटेज की. ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इसमें आप खुद से ऐड कर लीजिएगा कि कितने % किस में वाटर है टोटल ना. तो पैसिफिक में 46% है
और एंटार्क्टिक में 23 और ओशन में 20% एंड साउदर्न ओशन में 7% और आर्कटिक ओशन में 4% है। ये आप ना लाइन लिख लेना कि वर्ल्ड का जितना भी पानी है उसकी जो परसेंटेज है वो इन में इस तरह से है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा लाइन अपने पास से सब में ऐड कर लीजिएगा। ऑलराइट, नाउ वी आर डिस्कसिंग द कन्फिग्रेशन ऑफ द ओशन फ्लोर। ये भी हमारे चैप्टर का नाम का पहला था ओशन और फिर कन्फिग्रेशन ऑफ ओशन फ्लोर। तो अब उसकी कन्फिग्रेशन की पर बात करते हैं। तो इस पर 4 यूनिट्स हैं कन्फिग्रेशन के। बेसिकली वर्ड कन्फिग्रेशन का मतलब है तरतीब। तो ओशन का जो फ्लोर है यानी कि इंटरनली ओशन जो है वो कौन कौन से यूनिट पर मुश्तमिल है, तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। Irregular as the surface of continents, there are mountains, basins, plateaus, trenches beneath the ocean floor too. अच्छा जी, हमारे जितने भी कंटिनेंट्स हैं यानी कि ओशन के पास, उनका जो सरफेस है वो इरेगुलर है। वहाँ माउंटेन, बेसिन, प्लेटीज और ट्रेंचेस वगैरह पाए जाते हैं और यही ओशन फ्लोर के अंदर जो है एग्जिस्ट करते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि ओशन फ्लोर बिल्कुल स्मूथ है, वो इरेगुलर है। वहाँ पर डिफरेंट जो है डिफरेंट शेप्स का एरिया अकर करता है। सो स्टूडेंट्स, ओशन फ्लोर के 4 मेजर यूनिट्स हैं: कंटिनेंटल शेल्फ और कंटिनेंटल स्लोप, कंटिनेंटल राइज और एबैसल प्लेन्स। अब इन 4 यूनिट्स को हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम कंटिनेंटल शेल्फ की बात कर लेते हैं। भाई कंटिनेंटल शेल्फ, हम बीच पर जाते हैं ना, हम तो कभी नहीं गए, तो आप देखते हैं, ठीक है, बीच है ना, और मतलब उसके पास से ना बिल्कुल ऐसा एरिया कि आप वहाँ पर चल सकते हो, ठीक है, आपको डूबने का कोई डर नहीं है, ठीक है। तो उस जगह को ना कंटिनेंटल शेल्फ कहते हैं। यानी कि फर्स्ट एरिया जो सरफेस है ना, बिल्कुल जो हमारा कंटिनेंट है ना उसके साथ जितना भी एरिया है, ठीक है, आगे तक, उसको कंटिनेंटल शेल्फ कहेंगे। आपको इस तरह से याद रखना है। मैंने कॉर्नर में ना वो एलेबोरेट किया हुआ है एक लाइंस के साथ, वो सामने ऊपर देखें कंटिनेंटल शेल्फ के सामने, तो इस तरह से कर्ल सी स्लोप बनी हुई है, एरो के साथ लिखा हुआ कंटिनेंटल शेल्फ। देयर इज़ नो वेल डिफाइंड लाइन सेपरेटिंग ओशन फ्रॉम द कंटिनेंट्स। अच्छा जी, कंटिनेंट्स और ओशन को ना कोई भी स्पेसिफिक लाइन नहीं है जो सेपरेट करे, ठीक है। और कोई भी इरेगुलर शेप हो सकती है, ठीक है, ऐसे नहीं कि या एक लाइन है और इसने इसको स्पेयर कर दिया। नो, माउंटेन्स कभी कभार माउंटेन के साथ ही ओशन के अंदर कंटिनेंटल शेल्फ स्टार्ट हो जाती है, तो कभी कभार ट्रीज़ होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, तो उसके आगे ही ओशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोई इसके लिए डिफाइंड जो है लाइन नहीं होती, कोई स्पेसिफिक इसके लिए शेप नहीं होती, बल्कि डिफरेंट शेप्स होती हैं। कंटिनेंट डू नॉट एंड एट शेयर लाइन, कि कोई शेयर लाइन नहीं होती जो कंटिनेंट और ओशन को सेपरेट कर सके, ठीक है। दे अलाउ सबमर्ज एक्सटेंशन ऑफ द कंटिनेंट। द स्लोप्स वेयर्ड फ्रॉम द कोस्ट cast to a point where the slope become very steep. Coastal part of the ocean which is not very deep, its slope is very gentle, mainly sedimentary rocks are found. Maximum occur in Arctic Ocean, depth extend into 100 fathoms, ठीक है। फैथम जो है ना, ये मेजरिंग एक नाम है, ठीक है। ऑक्यूपाई 7% टोटल ओशन एरिया। ओशन का जितना भी टोटल एरिया ना 7% कंटिनेंटल शेल्फ ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अबाउट 20% पेट्रोलियम गैस फाउंड हियर। कंटिनेंटल शेल्फ के अंदर जो है नेचुरल रिसोर्स लाइक पेट्रोलियम गैस पाई जाती है। रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड, मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती होती हैं, ठीक है। मैरीन लाइफ एग्जिस्ट हियर। और उसके बाद बात कर लें इसमें और क्या इसका फीचर है, तो कोरल रीफ्स यहाँ आकर होते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटिनेंटल शेल्फ सिचुएटेड गुल्फ इन साइबेरियन गुल्फ, ठीक है। आर्कटिक ओशन के अंदर साइबेरियन गुल्फ है, यहाँ पर सबसे बड़ी कंटिनेंटल शेल्फ पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, कंटिनेंटल शेल्फ के बारे में पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंटिनेंटल शेल्फ में क्या क्या पाया जाता है, इसकी लेंथ क्या है, कितना डीप होता है, ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, और क्या इसकी कोई एंडिंग लाइन होती है। कंटिनेंट्स के बाद एंडिंग लाइन होती है जिससे ये स्टार्ट हो जाता है, तो आपको ये सारी बात पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं कंटिनेंटल स्लोप, ठीक है। तो एक्सटेंड्स सी वार्ड फ्रॉम द कंटिनेंटल शेल्फ, शेल्फ के बाद फ़ौरन, ठीक है, कंटिनेंटल स्लोप जो है स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों कंटिनेंटल स्लोप
पहले शेल्फ थी, शेल्फ का मतलब है एक स्टेट जिगजैग सा पाथ। स्लोप यानी कि वो पाथ थोड़ा सा नीचे जा रहा है, डीप जा रहा है, ठीक है। 2 डिग्री से 5 डिग्री से लेकर, और इसमें 2 फैदम्स जो है ना डेप्थ होती है, उसकी डेप्थ कितनी है, 2000 फैदम्स। अगर डेप्थ इंक्रीज हो जाती है, वो थोड़ा सा नीचे जाता रहता है, तो उसको कंटिनेंटल स्लोप कहते हैं। बाउंड्री बिटवीन कंटिनेंटल शेल्फ एंड कंटिनेंटल स्लोप इज कॉल्ड एंडीसाइट लाइन। इसको भाई एंडीसाइड लाइन कहते हैं, जो इसको कंटिनेंटल शेल्फ से कंटिनेंटल स्लोप को मिलाती है, ठीक है। मैंने वो ऊपर कॉर्नर के अंदर ना बताया हुआ है कि एक ड्रॉ करके ना एंडीसाइड पॉइंट बनाया हुआ है, तो वो पॉइंट इन दोनों को आपस में मीटअप करवाता है, ठीक है। उसके बाद ये 87% ना एरिया कवर करता है टोटल ओशन का। यहाँ पर मैरीन लाइफ जो है लेस एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो होप्सो आपको कंटिनेंटल स्लोप भी अच्छे से पता चल गया होगा। लास्ट पे डायग्राम में मैंने ये सारा कुछ डिटेल से बताया हुआ है, उस डायग्राम में आप देख लीजिएगा। तो अब कंटिनेंटल राइज की बात करते हैं। एट द फोर्ट ऑफ द स्लोप इज फाउंड एन एरिया स्लाइटली rising due to accumulation of debris transported over the slope deposits found here। कंटिनेंटल राइज क्या होता है? राइज का मतलब थोड़ा सा उभरा होना, ठीक है। तो कंटिनेंटल, सो स्टूडेंट्स, कंटिनेंटल स्लोप से जो भी एक्सटेंट मटेरियल्स है, जो भी डेड बॉडीज़ कह सकते हो आप, ठीक है, मैरीन लाइफ, जो मतलब स्टोन्स होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, वो जब नीचे गिरती हैं ना, तो अब नीचे फिर और थोड़ी सी डेप्थ आ जाती है, ठीक है। वो जब वहाँ गिरती हैं तो अक्यूमुलेट कर जाती हैं, तो वहाँ पर एक उभार आ जाता है, तो हम उसको कंटिनेंटल राइज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत सारी बाकियात जमा होती हैं, ऊपर से जो गिर रहे होते हैं ना मटेरियल्स, मिनरल्स, वो सारे यहाँ पर जो है ऑक्यूपाई कर जाते हैं, अपनी एक प्लेस मेंटेन कर लेते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अबैसल प्लेन्स। सो अबैसल प्लेन्स, deep sea abyssal plains over most of the area of the ocean। 40% एरिया ये कवर करते हैं। इनकी डेप्थ जो है 3000 किलोमीटर होती है, 3000 से 6000। और इनमें प्लेटीज, हिल्स, सी माउंट्स और गे आउट्स पाए थे। हम आगे पढ़ेंगे। अबैसल प्लेन का मतलब क्या है? मैदान खुले खुले। तो समुंदर के अंदर वो कंटिनेंटल राइज, कंटिनेंटल स्लोप और कंटिनेंटल शेल्फ के बाद अबैसल प्लेन पाए जाते हैं। बहुत दूर तक वाइड ये फैले होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर आगे फर्दर मोर प्लेट्यूज, हिल्स, गे माउंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। उनके बारे में आप पढ़ लेते हैं। और ये जो फ्लोर है ना इसका, वो सेडिमेंट से कवर होता है। अब सबमरीन रिजेस की बात कर लेते हैं। अकर इन द मिडल ऑफ द ओशन, ओशन के दरमियान में पाई जाती हैं ये। हैंस कॉल्ड मिड ओशन, यानी कि इसे ओशन का मिड कहा जाता है। यहाँ पर अर्थक्वेक और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ अकर होती हैं इस रिजेस में, ठीक है, सबमरीन रिजेस में। आ गया एट दिस प्लेस द पीक राइज अबव द सरफेस टू फॉर्म आइसलैंड। इसमें एग्जाम्पल हवाई आइसलैंड की दी गई है, यानी कि समुद्रों के अंदर एक जो है जजीरा का बन जाना, उसे हम आइसलैंड कहेंगे। यानी कि आइसलैंड के बिटवीन, आप हवाई आइसलैंड को सर्च कर लो, आपको वो पिक्चर एलेबोरेट कर देगी ये क्या कहना चाह रहा है। आगे सी माउंट्स पढ़ते हैं। अ रिज राइजिंग मोर देन 1000 मीटर अबव द ओशन फ्लोर। ऐसे रिज जो 1000 मीटर अबव हो ओशन फ्लोर से, उसको हम सी माउंट्स कहेंगे। गे आउट फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स है तो सी माउंट की तरह, लेकिन उसका जो टॉप है वो फ्लैट है। टेबल माउंट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इनको हम गे आउट्स कहेंगे। और ट्रेंचेस क्या है? आल्सो नोन एज ओशन डीप्स। ट्रेंचेस ना हम ओशन की डीप्स को भी कह सकते हैं, नीचे की तरफ खाइयाँ हैं, ठीक है, ओशन के अंदर, उनको ट्रेंचेस कहेंगे। नैरो एंड स्टीप साइडेड डिप्रेशन, नैरो बहुत ज़्यादा तंग और डीप डिप्रेशन पाया जाता है, यानी कि खाइयाँ पाई जाती हैं। एग्जाम्पल मैरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ट्रेंच का नाम है मैरियाना ट्रेंच। आपको एमसीक्यूज में भी ये बात पूछ सकते हैं, आपको ये याद होनी चाहिए। हम डिस्कस कर लेते हैं इस पूरे टॉपिक को, ओशन फ्लोर को अच्छे तरीके से। अब आप सबसे पहला एरो देखो, वो बता रहा है माउंटेन्स, फिर एक एरो आ रहा है वो बीच के बारे में बता रहा है। पहले माउंटेन्स आते हैं कंटिनेंट्स पर, फिर बीच, फिर आगे कंटिनेंटल शेल्फ। कंटिनेंटल शेल्फ देखो एक जिगजैग लाइन है, और उसके बाद कंटिनेंटल स्लोप, यानी कि शेल्फ का आगे से फिर नीचे डाउन हो जाना, कंटिनेंटल स्लोप होगी। और फिर ऊपर एक बल्ज क्रिएट हुआ है, राइज सा बना हुआ है, उसको हम कंटिनेंटल राइज कहते हैं। जो भी बाकियात मटेरियल नीचे गिरता है वो एक राइज बना देता है। फिर बात कर लेते हैं अबैसल प्लेन्स की। तो अबैसल प्लेन्स एक
सबसे ज़्यादा जो है ना कवरिंग एरिया ओशन में बेसल प्लेन्स ही करते हैं। अब बेसल प्लेन में आगे फर्दर मोर चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। मैं अब वो ऊपर एक एरो है, मिड ओशनिक रिज लिखा हुआ है, और फिर और ये जो रिज है ये मैग्मा और अर्थक्वेक ये एक्टिविटीज़ कवर करता है, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं तो आइसलैंड बन जाते हैं, यानी कि आपका जो ओशन है ना उसके ऊपर जो है सब्ज़ा उग जाता है इस तरह से, तो आइसलैंड अकर हो जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं सी माउंट्स की। आइसलैंड से जो छोटा होगा मतलब इन साइज़ और ऐसे ही ऊपर की तरफ क्रिएट होगा सी माउंट्स होंगे। और गे आउट्स, बिल्कुल। अब गे आउट्स के ऊपर देखो, सी माउंट्स जो है वो मतलब लाइक माउंटेन होते हैं, ऊपर से उनको फ्लैट सरफेस नहीं होता तो तीखा होता है, तो सी माउंट्स भी ऐसे ही हैं। तो गे आउट जो है वो फ्लैट होता है उसका सरफेस, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक अबाउट ओशन फ्लोर। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट्स ऑफ ओशन, जो हमारा मेन पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स अकर इन ओशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। भाई दो किस्म की मूवमेंट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल है। द मूवमेंट ऑफ ओशन इन्फ्लुएंस बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स लाइक, अब ये मूवमेंट किस वजह से अकर होती है? टेम्परेचर की वजह से अकर होती है, ठीक है। डेंसिटी, विंड, सन, मून, ठीक है। अच्छा, अब दो काइंड की मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये देखते हैं। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अकर इन ओशन ड्यू टू वेव एंड ओशन करंट्स, एंड वर्टिकल मूवमेंट अकर इन ओशन ड्यू टू टाइड्स। वर्टिकल मूवमेंट टाइड की वजह से अकर होती है, और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वेव्स और ओशन करंट्स की मदद की वजह से जो है ये प्रोड्यूस होती है, ये वाली मूवमेंट। बहुत अहम बात है मूवमेंट ऑफ ओशन को लेकर। ये पूरा पैराग्राफ आपको अच्छे से आना चाहिए और इसको याद कर लें, और बल्कि अपने नोट्स बना लें साथ साथ। अच्छा, मेजर मूवमेंट ऑफ ओशंस हैं। अब ओशन की जो मेजर मूवमेंट्स हैं वो तीन हैं, वेव, टाइड्स और ओशन करंट्स। वेव्स और ओशन करंट्स क्या बनाती हैं? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशन, और टाइड्स वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ओशन। अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले वेव्स देखते हैं। वेव्स आर ऑसिलेटिंग मूवमेंट्स रिजल्टिंग इन द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर सरफेस, यानी कि पानी का अपने सरफेस से ऊपर आना और फिर नीचे आना, इसको हम वेव कहते हैं। आपको पता है वेव का। तो वेव आर काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की एक काइंड है ऑफ ओशन वाटर। अ वेव प्रोड्यूस बाय विंड एनर्जी, इस वजह से प्रोड्यूस होती है, हवा की वजह से प्रोड्यूस होती है, याद रखना। अ वेव हैज़ टू पार्ट, द रेज्ड पार्ट इज कॉल्ड crest while the लो पॉइंट इज कॉल्ड ट्रफ। ऊपर एक डायग्राम ड्रॉ किया, आपको ये पता होनी चाहिए, बल्कि आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। यानी कि आपके पास ये वाटर सरफेस है, ठीक है। पानी का ऊपर उठना उसको क्रस्ट कहेंगे, और जब पानी जो नीचे आता है उस सरफेस को हम ट्रफ कहेंगे। ये आपको याद है, ये दोनों इसके पार्ट्स हैं। तो ये डायग्राम एलेबोरेट कर देना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और ये इवेंट्स की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। लेते हैं टाइड्स की। तो टाइड्स रिफर टू द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल इन द वर्ल्ड ओशन रिजल्टिंग फ्रॉम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन दैट इज एक्सर्ट अपॉन द अर्थ बाय द सन एंड द मून ट्वाइस अ डे। भाई जो टाइड्स है ना ये वेव से डिफरेंट हैं, इसमें क्रस्ट और ट्रफ नहीं होता, ठीक है। एक बल्ज पैदा होता है, वो राइज होता है और वो वैसे ही फॉल हो जाता है, इसमें वेव्स नहीं बनती। टाइड्स को वेव नहीं कहते। और टाइड्स पता है किस वजह से बनती है? ग्रेविटेशनल पुल जो मून और सन ज़मीन पर डालता है ना, उस वजह से टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। और टाइड्स जो है ना ट्वाइस अ डे, यानी कि दिन में 2 मरतबा जो है ये प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट हम टाइड्स की टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। ये टाइड का भी सवाल पूछा हुआ है और उसकी टाइप्स भी। तो इसकी ना 2 मेजर टाइप्स हैं, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स। पहले ये देखते हैं, हमने 4 डिस्कस की हुई हैं। सो स्प्रिंग टाइड, वेरी हाई टाइड इज कोज्ड व्हेन सन, मून एंड अर्थ आर ऑलमोस्ट इन द सेम लाइन आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड तब पैदा होती है जब सूरज, चांद और ज़मीन तीनों एक ही लाइन में आ जाएं, ठीक है। यानी कि ड्यूरिंग मूविंग पॉइंट्स जब ये एक लाइन में आ जाते हैं ना तीनों, तो स्प्रिंग टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। नीप टाइड देखते हैं। द सन एंड द मून कम इन द पोजीशन ऑफ क्वार्टर, यानी कि ये एक एंगल की फॉर्म में आ जाते हैं। मैंने क्वार्टर के आगे लिखा हुआ है, आपको पता चल गया होगा। सन, अर्थ और मून, ठीक है। मून और जो सन है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वक्त नीप टाइड पैदा होगी, ठीक है। और ये लो टाइड होगी 7 से 8 डे ऑफ एवरी फोर्टनाइट, यानी कि हर फोर्टनाइट के 7वें 8वें दिन, यानी कि 14 दिन बाद जो 7वां 8वां दिन होगा तब ये नीप टाइड प्रोड्यूस होती है। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। आगे बात कर लेते हैं एपोजीन टाइड और इक्वेटोरियल।
इक्वेटोरियल टाइड द मूवमेंट ऑफ मून ऑन इक्वेटर वर्टिकली। जब मून इक्वेटर पर वर्टिकली मूव करता है तो इक्वेटोरियल टाइड पैदा होती है, बस इतना सा पता होना चाहिए आपको। और एपोजीन टाइड फारदेस्ट पोजीशन ऑफ मून नॉर्मल टाइड प्रोड्यूस। जब सूरज जो है बहुत ज़्यादा फार होता है, ठीक है, इससे अर्थ से, ओशन फ्लोर से, तो तब जाके एपोजीन टाइड प्रोड्यूस होती है। अपना मेजर टॉपिक ओशन करंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सो द ओशन करंट्स आर द हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ मास ऑफ वाटर इन फेयरली डिफाइंड डायरेक्शन ओवर ग्रेट डिस्टेंस। गाइस, ओशन करंट्स पता है किसको कहते हैं? एक बहाव में, एक फ्लो में पानी का बहना स्ट्रेटली, उसको हम ओशन करंट्स कहते हैं, ठीक है। अब कुछ रीजंस हैं ओशन करंट्स की, वो आगे पढ़ते हैं। Ocean currents can be formed by wind density in different oceans water due to different in temperature and infinity gravity. So gravity की वजह से और क्या कहते हैं, winds की वजह से ओशन currents जो हैं, यानी कि जो वाटर है वो स्ट्रेटली जो है फ्लो करता है। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ ओशन करंट्स की ना टर्मिनोलॉजीज़ का। ये मुझे भूल गया लिखना, तो मैंने पेंसिल से ऊपर लिख दिया। इसमें ना एक गियर और एक ड्रिफ्ट, दो किस्म के करंट्स पैदा होती हैं। गियर होती है लार्ज रोटेटिंग मैकेनिक करंट इन्वॉल्विंग विद लार्ज विंड। जब बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है तो गियर जो है ये उस ओशन करंट को हम गियर कहेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ ड्रिफ्ट है, तो ओशन मूव फॉरवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स। अच्छा, ओशन का जो है ना फॉरवर्डली मूव करना, ठीक है, यानी कि वैलीज़ की तरफ या लेक्स की तरफ, तो इसको हम ड्रिफ्ट कहेंगे, ठीक है। ये उसकी दो मूवमेंट हैं ओशन की, सॉरी मूवमेंट नहीं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं ओशन करंट की। यानी कि जब पानी का बहाव ज़्यादा विंड की वजह से या ज़्यादा विंड इन्वॉल्व होगी तो गियर पैदा होगा, और जब पानी फॉरवर्डली मूव करेगा तो ड्रिफ्ट पैदा होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ओशन करंट्स की ना फर्दर टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये गियर और ड्रिफ्ट जो है ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होना चाहिए, दोनों के बारे में। आप इसका लिख देना, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसकी दो बेसिक टाइप हैं, आपको याद होनी चाहिए, वार्म ओशन करंट्स और कोल्ड ओशन करंट्स। तो वार्म ओशन करंट पढ़ते हैं। The currents which flow from equatorial region toward poles having a higher surface temperature are called warm currents. They bring warm water to the cold regions, ठीक। कोल्ड ओशन करंट है वो अपोजिट है, यानी कि उसमें पता है क्या होता है, उसमें ना पोल से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ जो है ना फ्लो होता है, और इसमें कोल्ड रीजन से वार्म वाटर की तरफ जो है फ्लो पाया जाता है। तो ये इसके दो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं जो टेम्परेचर पर बेस करती हैं। आगे इसकी दो और टाइप्स हैं फर्दर मोर, सरफेस करंट एंड डीप वाटर करंट। तो सरफेस करंट जो है ना, दे कंस्टिट्यूट अबाउट 10% ऑफ ऑल वाटर इन एन ओशन। सरफेस पर जो पानी होता है 10% है, ठीक है। दीज वाटर्स आर ऑक्यूपाइड at the upper 400 meter of an ocean. It is the large of ocean water which move due to the stress of blowing the wind. विंड के स्ट्रेस की वजह से ये ब्लो करता है, सरफेस करंट इसको कहते हैं, ठीक है। जो समुंदर के ऊपर ऊपर पानी होता है, यानी कि कंटिनेंटल शेल्फ, कंटिनेंटल राइज, वहाँ जो पानी होता है उसको हम सरफेस करंट कहेंगे, वहाँ पर जो पानी का फ्लो है, ठीक है। अब डीप करंट की बात करते हैं, तो दे कंस्टिट्यूट अबाउट 90% ऑफ ऑल वाटर। डीप कंस्टिट्यूट यानी कि प्लेन्स जो हमने पढ़े थे ना, तो डीप कंस्टिट्यूट प्लेन्स कहलाएंगे, और ये 90% पानी जो है ओशन का ये इनके पास होता है, ये ऑक्यूपाई करते हैं। दे मूव अराउंड ओशन बेसिन ड्यू टू वेरिएशन इन डेंसिटी एंड ग्रेविटी। ये ओशन बेसिन की तरफ जाते हैं ग्रेविटी और डेंसिटी की वजह से। डेंसिटी भी बढ़ती जाती है, ग्रेविटी भी बढ़ती जाती है, यानी कि डेंसिटी और ग्रेविटी में जो फ्लक्चुएशन आती रहती हैं, ठीक है, वेरी करता रहता है प्लेस टू प्लेस ओशन के अंदर। तो ये हमारा डीप वाटर करंट्स कहलाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ओशन और करंट, ठीक है। तो इनकी कुछ फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। अटलांटिक ओशन स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कैनरी करंट्स एंड लैब्रर करंट। अटलांटिक ओशन के अंदर ये करंट्स पैदा होती हैं। पैसिफिक ओशन के अंदर नॉर्थ इक्वेटर करंट और कैलिफोर्निया करंट और रशियो करंट पैदा होती है। हम
डिस्कस कर रहे हैं कि किस ओशन के अंदर कौन सी करंट पैदा होती है। इंडियन ओशन के अंदर एगोशस करंट, सोमाली ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब बात कर लेते हैं साउदर्न ओशन। तो इसके अंदर एंटार्क्टिक सर्कम करंट पैदा होती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी करंट है, आपको याद रखना होगा। साउदर्न ओशन के अंदर एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट सबसे बड़ी करंट है। सो ये हमारा ओशन एंड करंट्स का टॉपिक क्लियर हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में पूछे गए हैं बार बार, वो डिस्कस करते हैं। उससे पूछा हुआ है ओशन और ओशन फ्लोर के बारे में। पहला सवाल आया हुआ है, 3-4 दफ़ा पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे है इन लिस्ट नेम ऑफ ओशन करंट ऑफ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के अंदर कौन कौन सी ओशन करंट्स हैं। तो अभी जो लास्ट पे हमने डिस्कस किया था ना ओशन एंड करंट्स, किस ओशन में कौन कौन सी करंट्स हैं, वो हमको याद करना होगा, पेपर में पूछा गया है। व्हाट आर द ओशन करंट्स, ये सवाल है। व्हाट इज़ ओशन कन्फिग्रेशन, ये क्वेश्चन है। ओशन कन्फिग्रेशन में आपने कंटिनेंटल शेल्फ, कंटिनेंटल स्लोप और कंटिनेंटल राइज के बारे में लिखा है। व्हाट आर द टाइड्स, डिफाइन टाइप्स एंड इनलिस्ट टाइप्स ऑफ टाइड्स, यानी कि टाइड्स पूछा हुआ है, फिर टाइड्स और टाइप्स ऑफ टाइड पूछा गया है। इसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में 2022 में एक दफ़ा सवाल आया हुआ है। फिर इसमें ना एक दफ़ा लॉन्ग आया है, कंप्रिहेंसिव नोट ऑन ओशन मूवमेंट, ओशन की मूवमेंट पर नोट लिखो, जो हमने अभी डिस्कस किया, ओशन की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट। और इसके अंदर हमने विंड्स के बारे में पढ़ा, टाइड्स के बारे में पढ़ा और ओशन करंट्स के बारे में पढ़ा। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एज वेल। और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।